सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और किसी कारणवश हम कल की वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करके उसको बराबर कर देंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। और जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अब जिन्होंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को छुआ ही नहीं होगा वो तो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि यार ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये इलिप्स है या हाइपरबोला है। बट अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा है तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन गिवन है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को किस तरीके से, अगर मैंने ये इक्वेशन दे रखी है तो किस तरीके से तुम उन दो लाइनों को निकालते हो वो आपको अलग अलग तरीके से निकालते हैं। लाइक आप क्वाड्रेटिक तरीके से निकाल सकते हो, एक ओरिजिन वाला तरीका होता है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिखाया जाता है निकालने के लिए। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से उसको निकाल करके देख सकते हैं। और जब तुम उसको निकाल के देखोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 2y प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं जब इसके फैक्टर बनेंगे तो ये दोनों फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ आनी चाहिए। तो जो दो लाइन गिवन है वो कौन कौन सी हैं? x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइनें हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है कि जो एरिया बाउंडेड है इन दोनों लाइन के बीच में। अब अगर इन दोनों लाइनों को तुम ड्रॉ करके देखोगे ना तो लाइनें पता है कैसी बनेंगी? ये लाइन बनेगी ऐसी और ऐसी। और ये दोनों, एक और चीज नोटिस करो, x प्लस 2y एक्स प्लस 2y, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है और जो ये वाला पॉइंट तुम्हारा रहने वाला है जब y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 3 रहने वाला है, तो 3,0। हमें क्या पूछा है? -1 से लेकर के 1 तक का जो है एरिया। तो -1 से 1, तो हमारा ये वाला कुछ आएगा नहीं, मतलब इधर ही सिमट के रह जाएगा। अगर यहाँ पे एक बार को आ रहा होता, 3 से आगे आ रहा होता तो हमको सोचना भी पड़ता कि हमें ये वाला एलिमिनेट करना पड़ता है, ये वाला एरिया, और फिर हमें ये निकालना पड़ता है। लेकिन हमें -1 से 1 पूछा है तो हम इजिली निकाल पाएंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे कि हम x प्लस 2y प्लस 6 में एक बार -1 से 1 इंटीग्रेशन लगा देंगे y की वैल्यू फाइंड करके x के टर्म्स में, और उसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन में भी यही चीज करके देख लेंगे तो हमारा वो वाला आंसर हो जाएगा। एक बार निकाल के देख लेते हैं। लाइक अगर हम देखें इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली में, तो हम y कैसे लिख सकते हैं? y हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -6 माइनस एक्स अपॉन 2। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं? -1/2 x dx -1 to 1 एंड -3 -1 to 1 dx। तो हम यहां से ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो यहां से जो पार्ट है हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा -6, लेकिन एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है तो हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही जब हम इस वाले पार्ट से निकाल के देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आने वाली है? y की वैल्यू हमारी आने वाली है 3 - x/2। और जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो वो कितने हो जाएगी? 3/2 dx -1 to 1 -1/2 x dx -1 से 1। जब इसको फाइंड करोगे ये 0 हो जाएगा। और जो पहला वाला पार्ट है हमारा ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट हुआ और ये हो गया 3। तो 3 प्लस 6 कितना एरिया आ गया? 9। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 9, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहीं से तुम्हें पता चल चुका है कि क्या है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम आ गए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि मतलब वही इक्वेशन पिछली वाली है और हमसे पूछा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ऑप्शन थे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आंसर क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों? वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देख लिया है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के तीसरे क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हमसे एक चीज दे रखी है फेरिस व्हील करके। ठीक है, तो हम इसकी एक बार डायग्राम बना के दिखाया था मैं। ये मान लो एक फेरिस व्हील है तुम्हारी। ठीक है, ये फेरिस व्हील है, ये इसका सेंटर है
और जो वो पर्सन है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है ये है y, और ये डिस्टेंस कितना है गिवन 10 मीटर। कहाँ गिवन है, ये रहा 10, और ये सेंटर मान लिया। तो यहाँ से अगर हम ये थीटा मान लें तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई 10। तो y कितना लिख सकते हैं 10 साइन थीटा। तो dy को अगर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये आ गया। हमें dy बाई डी टी निकालना है। डी थीटा बाई टी टी हमें गिवन है। कैसे गिवन है, रेट ऑफ रिवोल्यूशन एवरी 2 मिनट। तो अगर एवरी 2 मिनट दे रखा है तो 2 पाई जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंगल कवर कर रहा है कितनी देर में, 2 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना कर रहा है, पाई। तो dy बाई डी टी कितना हो गया, dy बाई डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया, डी थीटा बाई डी टी आ गया पाई, ठीक है। अब जब उसने हमसे पूछा है कि हाउ फास्ट इज राइडर राइजिंग व्हेन हिज सीट इज 16 मीटर अबव द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये है, और ये कितना डिस्टेंस है, रेडियस 10। हमसे कितना पूछा है, 16 मीटर अबव। 16 मीटर मतलब कि 10 माइनस कर दो तो 6। अगर y की वैल्यू 6 है तब हमसे चीजें पूछी हैं। तो जब y की वैल्यू 6 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी 6 बाई 10, और उसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 बाई मतलब 3 बाई 5। अगर साइन थीटा 3 बाई 5 है तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 4 बाई 5, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 10 टाइम्स 4 बाई 5, और डी थीटा बाई डी टी कितना था, पाई। कहाँ से निकाला था, यहाँ से, और यहाँ से 5 2, तो यहाँ से क्या आ गया 8 पाई मीटर पर मिनट, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो गिवन है अ बोट इज पुल्ड इन समथिंग समथिंग। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट डायग्राम बनाऊं तो ये सिंपलेस्ट डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, और यहाँ पे ये 1 है, और इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं y है, ठीक है। ये y जो है ये है, x जो है वो ये है, और 1 जो है वो ये है, ठीक है। अब चीज़ समझ आ गई आई थिंक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और मैं अगर t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो dy बाई डी टी 2x dx बाई डी टी लिख पाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ बोट इज पुल्ड इनटू अ डॉक बाय अ रोप अटैच्ड टू द bow of the boat and passing through a pulley on the dock that is 1 meter higher than the bow of the boat if the rope is pulled in at a rate of 1 meter per second। मतलब कि ये चीज जो रोप है dy बाई डी टी है वो हमें कितना गिवन है 1, तो 1 ये आ गया। और हाउ फास्ट इज द बोट अप्रोचिंग द डॉक व्हेन इट इज 8 मीटर फ्रॉम द डॉक। तो अगर x की वैल्यू 8 है, अगर x की वैल्यू 8 है तब हमें dx बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू होगी तुम्हारी रूट 65। कहाँ से आइए, 8 8 से 64 प्लस 1 65, और रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट हुआ तो dx बाई डी टी कितना आ गया, y बाई एक्स, ठीक है। तो x हमें 8 पे, y की वैल्यू रूट 65 है तो रूट 65 बाई 8 विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई थिंक आप खुद ही कर लोगे वैसे तो। फिर भी मैं बता देता हूँ cos 2x क्या होता है, ज़्यादातर बंदे भूल चुके हों, क्या पता। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको एक बार सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ बस। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन साइन x माइनस साइन अल्फा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से और अपॉन में क्या दे रखा है, साइन x माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो 1 से 1 कट हो गया, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर मतलब
अल्फा यहाँ पे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन अल्फा माइनस साइन एक्स एंड साइन अल्फा प्लस साइन एक्स। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या गिवन है, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ये और ये कट होंगे और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -2 साइन अल्फा प्लस साइन एक्स। अब इसके साथ डी अल्फा दे रखा है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत करना कि एक्स वाले के साथ वो लगा दो, हमें आदत क्या होती है एक्स डी एक्स की, अल्फा डी अल्फा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सीधी सीधी इंटीग्रेशन तुम्हें पता होनी चाहिए साइन अल्फा की क्या होती है, और साइन एक्स को कांस्टेंट लेकर एक्स इसके साथ आ जाएगा और सीधे सीधे लिमिट लगानी है। आई होप इतना काम आप कर लोगे, कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक चीज की तो कम से कम तुम्हें इंटीग्रेशन आती होगी, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे मैं कुछ ये इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या दे रखा है कि dy बाई डी एक्स जो है एट ऑरिजिन इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ठीक है। यही दे रखा है ना, 45 डिग्री वो बना रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि dy बाई डी एक्स को मैं कुछ मान लेता हूं m, ठीक है। तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है, मेरी गिवन इक्वेशन है, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एट द एंड हमारा जो चीजें आ जाएंगी वो आ जाएंगी साइन इनवर्स m इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सी क्या है, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है। तो यहां से जो है x अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे जो गिवन वैल्यू है, तो जो c की वैल्यू है वो हमारे आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। क्योंकि ओरिजिन पे जो हमें गिवन है dy बाई डी एक्स विच मीन्स m, वो जो है वो tan 45 है, tan 45 मतलब क्या होता है 1, ठीक है। साइन इनवर्स है 1, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे साइन x प्लस सी, तो m कितना लिया था हमने, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। तो यहाँ से जो हमारा y है वो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी और प्लस कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है π/2, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। π/2 पे हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब 90 डिग्री पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, y इज इक्वल टू माइनस कॉस π/2 प्लस c प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू साइन c प्लस 5, और साइन c की वैल्यू कितनी है, c कितना था, साइन इनवर्स 1, तो साइन c कितना हो गया 1 प्लस 5। अब हम एक बार 5 की वैल्यू निकाल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस x प्लस साइन इनवर्स 1 जो कि है हमारा c प्लस 5, इसमें जो है 0,0 सेटिस्फाई कराएंगे तो जो 5 की वैल्यू है तुम्हारी वो आ जाएगी 0। एक बार करा के देख लेना, ठीक है, y और x की वैल्यू 0 डाल करके, तो ये 0 आ गई। और हमें क्या पूछा था, y π/2 पे, तो वो हमारा क्या आया था 1 प्लस 5, और 5 की वैल्यू तो 0 है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या देखा है हमें, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर्स, 4 smaller circle are then constructed with their diameters on each of the sides of the square, the area of the shaded region is। तो ये जो दे रखा है हमें, ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो इसके अगर मैं कहूँ जो ये वाला सर्कल है तुम्हारा, ये वाला पूरा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2, ठीक है। तो ये हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ ये है, तो मतलब टोटल हमारे 2 सर्कल हैं ऐसे जिनकी रेडियस 2 है। तो 2 टाइम्स π2 स्क्वायर जो है इनका एरिया होगा, किसका, ये और ये, इसका एरिया कितना है 8 पाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर का एरिया निकाल करके देखते हैं, 4 है तो 16 हो गया। तो टोटल एरिया जो ये पूरी फिगर है
इसका एरिया कितना हो गया 8 पाई प्लस 16। अब अगर मैं इसमें से, हमें क्या पूछा, शेडेड रीजन पूछा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये वाला जो सर्कल है तुम्हें दिख रहा हो, ये वाला, इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें इस पूरी फिगर में से, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, देखो इसकी हम रेडियस निकाल करके देखते हैं। तो एक इसका डायगोनल बनाते हैं। तो अगर ये 4 है और ये भी 4 है और ये जो है ये कितना हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 2√2 और इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा पाई टाइम्स 2√2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 8 पाई, ठीक है। तो ये माइनस करना है हमें, तो 8 पाई प्लस 16 में से माइनस किया 8 पाई तो कितना आ गया 16। तो शेडेड रीजन का जो एरिया है वो है 16। क्या किया हमने, एक फिर से देख लेते हैं। हमने इस पूरी फिगर का एरिया निकाला, इस पूरी फिगर का एरिया निकाला, मतलब इन सर्कलों का एरिया प्लस किया और फिर स्क्वायर का एरिया प्लस किया। उसमें से ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का जो एरिया है वो माइनस कर दिया, ये वाला सर्कल, तो हमारा क्या आ गया शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें क्या किया जा सकता है, देखो अगर मैं मान लूँ ये y लिखा है, fx को हटाओ, y की टर्म्स में अच्छा लगता है ये, ठीक है। तो अगर मैं ln y ले लूँ, लॉग दोनों साइड लेता हूँ, तो ये बन जाएगा ln x प्लस 1 प्लस ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन, ये जितने भी सब लिखे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना आएगा 1/y y डैश इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1 इंटू 4x क्यूब प्लस सो ऑन, इस तरीके से बनेगा। ये जितने भी 5 हैं इन सबको लिख लेना। अब y डैश तुम्हें निकालना है और y इधर लेके चले जाओ और ये सब चीज़ें एज इट इज़ लिख लो, मान लो ये t है जो भी है, ठीक है। इनमें x की जगह तुम्हें जस्ट क्या करना है, अब 1 वैल्यू पुट कर देनी है और सीधे सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बातें है ही नहीं, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। ये यही आएगा ना वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सबसे पहली बात तो इस साइड जाना चाहिए। अगर कोई सर्कल की इक्वेशन होती है तो कुछ इस तरीके की बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आना है तो पहली बात तो ए जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी चीज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए। तो मतलब कि अगर हम -2 ले लेंगे तो ये 2 और 2 कट होकर के -1 बच जाएगा और -1 इस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो +1 और +1 कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए -2, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप काफी सारे लोगों का ये डाउट होगा, ठीक है, और होना लाजमी है। तो क्या किया जा सकता है इसमें, देखो अगर मैं एक तरीका है कि मैं x 3x x 9x लिखूं, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं लिख रहा, सिंपली जाते हैं। तो ये 1 है, मान लिया ये 3 है, ये 1 है और ये 9 है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये देखना हो कि ये जो है थीटा, ठीक है, तो अगर मेरे को ये डायगोनल निकालना हो तो ये 9 10 और 13, ये 13 है टोटल, ठीक है। तो ये वाला जो डायगोनल है कितना आ जाएगा 169 प्लस 1 170, तो ये √170 हो जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं DC और CP से अगर मैं DP निकालूं पाइथागोरस से तो ये कितना आ जाएगा √10। ऐसे ही मैं DC और CQ से अगर मैं DQ निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया टोटल 4,
16 प्लस 1 70। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 1/√170। कैसे? डी सी बाय ए सी, ठीक है, विच इज 170√170। और इसी तरीके से अगर मेरे को एंगल पी डी क्यू निकालना हो तो मैं कैसे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन एंगल सी डी क्यू माइनस एंगल सी डी पी, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से लिख सकता हूँ साइन एंगल सी डी क्यू कॉस एंगल सी डी पी माइनस कॉस एंगल सी डी क्यू एंड साइन एंगल सी डी पी। ठीक है, साइन एंगल सी डी क्यू क्या आएगा? सी डी क्यू में जो है साइन एंगल सी डी क्यू, तो ये 4/√17। ठीक है, कॉस सी डी पी कितना हुआ? सी डी पी 3/√10 माइनस कॉस सी डी क्यू कितना होगा? सी डी क्यू 1/√17 और साइन एंगल सी डी पी 3/√10। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? 12/√170। ठीक है, और -3/√170। एक इसमें करेक्शन है, एक करेक्शन कितनी है? यहाँ पे ये 3 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, गलती से लिख दिया था मैंने, तो ये 1 है, तो यहाँ से कट करो। ये 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1/√170। ठीक है, तो साइन एंगल पी डी क्यू एंड एंगल डी ए सी जो है बराबर है। ये कितना आया था? 1/√170 और ये भी कितना है? 1/√170। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे हमें जो है एक सर्कल दे रखा है। अब मेरे को ये लग रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, मतलब कैसे आ गया? चलो ठीक है, आ गया, या तो कुछ इसमें कुछ है जो मैं नहीं समझाऊँ। तो y = mod x का ग्राफ क्या होता है? y = mod x का ग्राफ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? देखो, एक तरीके से जो y = mod x है वो इस वाले पार्ट को, कौन से वाले पार्ट को? इस वाले पार्ट को 1/2 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसका हाफ और इसका, इस वाले पार्ट का हाफ कितना हो जाएगा? π/4 का, ये π/4 जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको जमा करना है और इसको जमा करना है, तो π/4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आपको पता होना चाहिए कि लिमिट, एक बार हम इस वाले पार्ट को ले लेंगे और एक बार इस वाले पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट x - √x² + x + 1, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ तो x + √x² + x + 1 अपॉन x + √x² + x + 1। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा? x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा x² - x² - x - 1 अपॉन x + √x² + x + 1। x² से x² गया और x जो है अब हाईएस्ट कोफिशिएंट हो गया, इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री हो गई, तो इसका कोफिशिएंट लेंगे ऊपर से -1 और नीचे से x का कोफिशिएंट कितना आएगा? 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -1/2। इसी तरीके से जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट ln e x + x अपॉन x निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो हम एल ओपिटल लगा सकते हैं। तो एल ओपिटल लगाएंगे तो नीचे की डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगी और ऊपर की होगी 1/e⁻x + x × e⁻x + 1। ठीक है, अब ये फिर से इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो फिर से एल ओपिटल लगा देते हैं।
तो e की पावर x अपॉन में a की पावर x प्लस 1, फिर से इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट की फॉर्म है, तो हम फिर से एल ऑपरेटर लगा देते हैं, e की पावर x अपॉन में e की पावर x, कट हुआ 1 आंसर आ गया। तो 1 टाइम्स -1/2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज -0.5, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है। तो अगर मैं एक तरीके से मान के चलूं x लोग जो, अगर मैं x प्राइस घटा देता हूं तो 125x जो हैं वो कस्टमर हमारे बन जाएंगे। इसका मतलब जो हमारे पैसे होंगे, हमारे पैसे कितने आएंगे, वो आएंगे 10,000 प्लस 125x। अगर जो है प्राइस जो घटा दिया जाता है, जो अभी 100 है उसे कर दिया जाता है -x से कम कर दिया जाता है, तो 125x जो है वो कस्टमर्स हमारे ऐड हो जाएंगे। अब एक तरीके से y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है और तुम्हें उस फंक्शन का मैक्सिमम बताना है। आई होप, और इतनी आसान सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें तुम्हें बताना है, तो आप आसानी से आई थिंक बता दोगे। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन पे जंप करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भैया प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आजकल देख पा रहे होंगे कि आपको मॉक टेस्ट की जो है एक ऑप्शन दी जाती है हर बार, तो आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसमें आई थिंक 5 मॉक टेस्ट हैं और बहुत सही से क्वेश्चन, बिल्कुल CIC के तरीके के ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं और पैटर्न भी बिल्कुल उस तरीके से रखा गया है और इंटरफेस भी उस साइट का इस तरीके से रखा गया है कि जो एग्जाम में पेपर आने वाला है एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सिलेबस तो काफ़ी करके चले जाते हैं लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ पे, किस तरीके से हमें अपना टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट करनी है, किस तरीके से हमें कौन से पार्ट को देखना है, रीजनिंग किस तरीके से करनी है और कितने टाइम में हमें मैथमेटिक्स देखनी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये तभी सीख पाते हैं हम जब हम मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं। तो मॉक टेस्ट में अगर आई थिंक कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है देवांश भाई का, तो उस कोड वगैरह को अप्लाई करके और थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाएगा और आई थिंक वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर चीज़ अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें मेरे को देखो सीधी सी बात है, सर्कल दे रखे हैं 4। अब 4 सर्कल है, मैं मान लेता हूँ चारों की जो मतलब चारों सर्कल की रेडियस है वो R R R R है। ठीक है, तो C1 C2 तो मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा, वो है 2R, तो इसकी साइड है 2R। ऐसे ही मैं A1 A2 लिख पाऊंगा, इसकी साइड है 4R। लेकिन B1 B2 किस तरीके से लिख पाऊंगा मैं, देखो मैं क्या करता हूं कि इसका डायगोनल इस तरीके से बना देता हूं। अरे यार खराब हो गया। ठीक है, इस तरीके से, और ये कुछ मान लेता हूं मैं सेंटर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक चीज ड्रॉ करूं, एक इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, तो इसकी जो ये R है तो ये भी R ही रहेगा तुम्हारा। ठीक है, ये क्योंकि सेंटर है बिल्कुल, तो ये भी R रहेगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा √2R। और ये वाली जो पूरे डिस्टेंस है, ये जो ये है ना, ये C1 से और OC1 जो है तुम्हारा आया है √2R और C1 B1 कितना है R। तो टोटल OB1 कितना हो गया, OB1 हो गया तुम्हारा R√2 + 1। ठीक है, और तुम्हारा B1 C3 मतलब B1 B3 कितना हो जाएगा टोटल, B1 B3 तुम्हारा हो जाएगा 2R√2 + 1। ठीक है, अब अगर मैं B1 B4 को मान लेता हूँ, कोई साइड है वो A, तो B4 B3 भी A ही होगी। और अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं B1 B4 B3 ट्राइंगल में, तो वो कितना हो जाएगा 2A² = 4R² √2 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो A² है, जो A की वैल्यू है वो तुम्हारी आ जाएगी R√2 × √2 + 1। ठीक है, ये जो है तुम्हारी साइड आ गई। अब तुम्हें कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में किस स्पीड से चल रहा है।
तो A1 A2 में किस स्पीड से चल रहा है 30। ऐसे ही A2 A3 में तुम्हारा जो चल रहा है वो चल रहा है 45, यहाँ पे 18, यहाँ पे 48 की स्पीड से। ऐसे ही जब तुम B1 वाले उसमें पूरे देख रहे हो तो यहाँ पे जो है सारे ही जो लेंथ है उनमें तुम्हारी जो स्पीड है वो है 36 प्लस 18√2, ठीक है। और C1 C2 C2 C3 और C3 C4 में जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखी है 72 की स्पीड। तो यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, और C4 C1 में जो तुम्हारी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पे 36, ठीक है, ये दे रखी है 36। अब इसने हमसे क्या कहा है कि जितनी देर में B1 से वापस चल के B1 वो आ जाता है तो उतनी देर में A1 से चल करके कोई कहाँ पहुंच चुका होगा और C1 से चल करके कोई कहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि B1 से वापस B1 आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मैं एक चीज सोचता हूँ कि R से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे टाइम कुछ डिपेंड नहीं करेगा, तो मैं सिर्फ वैल्यूज पे खेलता हूँ पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर B1 B2 की जो लेंथ है वो है √2 टाइम्स √2 प्लस 1, तो टोटल जो ये है वो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स √2 टाइम्स √2 प्लस 1, ये तुम्हारा हो गया डिस्टेंस। और जो तुम्हें दे रखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो तुम्हें गिवन है इस वाले टाइम में वो है 36 प्लस 18√2। तो जो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा टाइम, कैसे निकाला मैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जब तुम इस वैल्यू को मतलब √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के कुछ करोगे तो जो तुम्हारी वैल्यू है एट द एंड वो तुम्हारी क्या आ जाएगी 2/9, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब इतने टाइम में कौन कौन सा, देखो A1 को देखो कितना चलेगा, अगर 2/9 डिस्टेंस होना चाहिए। देखो टाइम देखते जाएंगे हम, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये A1 A2 का डिस्टेंस कितना है 4, तो 4/30 प्लस यहां पे क्या स्पीड है 45, 4/35, तो यहां से कितना आ गया ये 2/30 था ना, ये 15, ठीक है, और ये 45 है, ठीक है, 35 नहीं है 45 है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना डिस्टेंस मतलब कितना टाइम हो गया टोटल, तो ये 45, 3 to 6 प्लस 45 और ये 4, ये हो जाएगा 10/45, 5 to 10, 5 9, देखो 2/9 टाइम हो गया। जब तक वो A1 से A2, A2 से A3 गया इतने टाइम हो गया 2/9, जितने टाइम में B1 से B1 आया था 2/9 में, ठीक है। इसी तरीके से जब तुम चेक करोगे C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4, C4 से C1, C1 से C2, C2 से C3, मतलब एक रोटेशन के बाद जब C3 आएगा उतना टाइम तब जाकर ये 2/9 टाइम होगा। एक बार इसको चेक करके देख लेना, ये यही आंसर आएगा। एक बार इसको जिस तरीके से मैंने ये तुम्हें निकाल करके दिखाया उसी तरीके से C1 वाले में निकाल के देखना। कैसे निकालोगे, देखो ये जो है तुम्हारा ये 2/72 है, देखो मैं एक वो लिख देता हूँ 2/72 प्लस, देखो 3 बार तो ये सेम ही रहने वाला है, तो ऐसा करता हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 36 यहाँ पर है, 36 यहाँ पर है, तो 2/36 प्लस ऐसे ही 2/72, और यहाँ पे भी इस तरीके से करोगे तो ये जब तुम पूरा सम करोगे तो वो तुम्हारा जो आंसर है वो 2/9 आना चाहिए, वो तुम्हारा आएगा C3 पे, ठीक है। आई होप इसको तुम फाइंड कर लोगे। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पिछली वीडियो से हमें पता है कि जो A1 A2 है वो है 4R, जो B1 B2 है वो है तुम्हारा R टाइम्स √2 इंटू √2 प्लस 1, और जो तुम्हारा C1 C2 है वो है तुम्हारा 2R, ठीक है। अब इन तीनों को जब तुम सेटिस्फाई कराओगे तो जो तुम्हारा इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है उस वाले उसमें वो सेटिस्फाई कर जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये होता है आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे और काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया पूरा कराया करो,
देखो पूरे कराने जाएंगे तो बहुत बहुत टाइम की वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है। और तुम्हारा अभी का टाइम बहुत प्रीशियस है, तरीके से इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि CIC मतलब लास्ट नहीं है। लाइक अगर तुम CIC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि तुमने अपना JEE मेंस ख़राब किया है। मतलब सबके लिए ट्रू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के लिए ट्रू है। तो ये लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत है आगे, ठीक है। तुम बस एक एग्ज़ाम दो, इसके बाद हम दिखाएंगे तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी, ठीक है। अभी इस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।